कुछ लोग आंख से अंधे होते हैं और कुछ लोग अकल से अंधे होते हैं। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू विच वंस आर वर्स, यू ऑलरेडी नो दैट। बहुत से अंधे ऐसे हैं जो बॉलीवुड की फिल्में नहीं देख पाते और बॉलीवुड की फिल्में ऐसे लोगों को नहीं देख पाती, क्योंकि कौन मेहनत करे विजुअली और फिजिकली चैलेंज कैरेक्टर्स बनाने में। लेस्बियन बनवानी है तो बताओ, ट्रांस कैरेक्टर बनवाने तो बताओ, जनता उससे रिलेट करती है, उसमें मजा आता है जनता को। अंधे लंगड़े गूंगे पहरे ये कैरेक्टर तब लेंगे ना जब कोई कॉमेडी पिक्चर बना रहे हो। अब इसे क्या लेना उसको सिनेमा बन रहा है यार, कोई एनजीओ थोड़ी खुल रही है, चूतिए कहीं के। खैर, कंटेंट की दलदल में इलेक्शंस और आईपीएल ने इतना ज्यादा खींच रखा था कि सिनेमा देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वही राजकुमार राव इस पूरे दलदल में अपनी ठुड्डी घुसाने आ गए अपनी नई पिक्चर के साथ, जिसका नाम था श्रीकांत। रिलीज होने से थोड़े वक्त पहले मैंने देखी और अगले 5 पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगा मुझे वो फिल्म कैसी लगी और क्यों। वेल, दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। देखो गाइस, लाइफ में 2 कोट्स को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। पहला तो ये कि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। और दूसरा कोट ये, दैट ट्रूथ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, कल्पना से भी अद्भुत होता है सत्य। हम जितना सोच सकते हैं, जितनी कल्पना कर सकते हैं, जितना इमेजिन कर सकते हैं, ये दुनिया उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज है। यकीन नहीं आता तो अपने रिश्तेदारों को ही देख लो, इतना हरामी कोई इंसान हो सकता है दुनिया में जैसे वो हैं। और यही वजह है शायद कि जब कोई रियल लाइफ स्टोरी पर कहानी बनती है, फिल्म बनती है, तो उसको देखने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। ये कुछ हमारे साइकी के अंदर बन गया है। टेरा बॉक्स पर आप कितना भी कुछ भी देख लो, लेकिन जब आपका दोस्त आपको बताता है कि ट्रेन में क्या हुआ कैसे हुआ, सुनने का अलग ही मज़ा आता है, नहीं मज़ा आता। और उसी कुछ इंटरेस्ट के साथ मैं गया श्रीकांत देखने। एक तो वो रियल लाइफ वाला इंटरेस्ट था भी, और दूसरा इंटरेस्ट ये भी था कि फिल्म काफ़ी ज़्यादा अलग फिल्म लग रही थी मुझको, बिकॉज इस पिक्चर का लीड कैरेक्टर एक्चुअली अंधा है। किसी कॉमिक रिलीफ के लिए नहीं या कुछ सस्पेंस एलिमेंट ऐड करने के लिए नहीं, बल्कि जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अंधा है। और मुझे रियलाइज हुआ कि कब हमने बॉलीवुड में कोई फिजिकली और विजुअली चैलेंज कैरेक्टर को देखा था जस्ट लाइक दैट, विदाउट डूइंग एनी अदर पर्पस, जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कभी नहीं देखा कि भैया हीरो के किसी दोस्त को पोलियो है, हीरोइन की कोई बहन ऐसी है जो सुन नहीं पाती है प्रॉपरली और उससे कॉमेडी ना निकलती हो, कोई तरस ना निकलता हो, नॉर्मल हो। इकलौती बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ कि इकलौता डायरेक्टर इंडिया में जिनको मैं करता हुआ देखता हूँ वो है नागराज मंजुले, जिन्होंने झुंड भी बनाई थी, सायराट भी बनाई थी। उनकी फिल्मों में अक्सर हम फिजिकली चैलेंज कैरेक्टर्स को बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से देखते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलीवुड को वो लोग दिखते ही नहीं हैं। ऐसे में ये फिल्म आई जिसके लीड कैरेक्टर ही अंधे थे। कैसी लगी मुझे वो फिल्म, कैसी नहीं, वो सारी बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले शुरुआत करता पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम नाम की जगह में एक छोटे से किसान के बेटे की कहानी है। गरीब घर के किसान के घर में बेटा पैदा होता है, खुशी का माहौल होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, ठर्रा खरीद लेते हैं बेहतरीन जाके। खैर, फेस्टिविटीज मन रही होती, वहीं पर उनको पता चलता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है कि उनका बेटा देख नहीं सकता, और अगर मैं शराफत के, डिसेंसी के जो नकली पर्दे हैं उन्हें फाड़ दूं तो साफ सीधी बात यह है कि उनका बेटा अंधा था। अब देखो, अपने अपने बायसेस के आगे कहीं ना कहीं हम सभी अंधे होते हैं, लेकिन बचपन से ही अंधा होना उनके लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली थी। परिवार वालों ने, आसपास के लोगों ने बोला कि इसको जो है कहीं छोड़ आओ, इसको जो है मार दो, इसको जो है भगवान को वापस कर दो। मैंने कहा एक सेकंड, ये कौन सी स्कीम चल रही है भगवान को वापस करने की? साफ साफ बोलो, मर्डर कर दो। ये भगवान को वापस कर दो क्या होता है? अगर ऐसी कोई स्कीम है भाई, मैं तो अपने 4-5 फूफे वापस करना चाहता हूँ भगवान को वापस कर दो। मर्डर होता है वो, मर्डर कहते हैं उसे। लेकिन बहरहाल उनके परिवार वाले ऐसा नहीं करते हैं, उनको एक स्पेशल स्कूल में भेजते हैं जहाँ से वो पढ़ते लिखते हैं और देश और दुनिया को बदल देते हैं। क्या नहीं करते भाई साहब, वो 10th-12 में 90+ मार्क्स ले आते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, बेसबॉल खेल लेते हैं। ऐसे ओवर अचीवर टाइप के बंदे हैं कि अगर उनको आज की डेट में इलेक्शन भी लड़ा दिया जाता तो 2-3 को तो ऐसे ही हरा देते, श्रीकांत बोला भाई। और फिल्म के प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो प्लॉट ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग है, और ये चीज़ रियल लाइफ की स्टोरी में बहुत ही ऑब्वियस होती है। अब जब स्टोरी इंटरेस्टिंग है तभी तो उसके ऊपर पिक्चर बन रही है। अब कोई मेरी जैसी झाड़ू जिंदगी के ऊपर थोड़ी पिक्चर बना देगा। लेकिन अच्छा प्लॉट था, गुड कमिंग ऑफ एज स्टोरी निकल कर आती है, काफ़ी इंस्पिरेशनल सी स्टोरी निकल कर आती है, जिसको देख के मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। सो थम्स अप फॉर द प्लॉट। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में राजकुमार राव और उनकी नई नई ठुड्डी। नहीं, मैं उनको कोई शेम वेम नहीं कर रहा, उल्टा मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब जहाँ पैसा खर्च करा है बढ़िया काम हुआ है, वहाँ पे मतलब बढ़िया फिनिशिंग करके दी अगले ने, चमक रही है बेहतरीन सर।
वो प्ले करते हैं ऑफ कोर्स टाइटल कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर उन्हीं का है और वो इस पिक्चर के अंदर वही है जो आरसीबी के अंदर विराट कोहली हैं। बस एक वही है, बाकी सब तो ऐसे सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ था एंड डेयर आई से उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई इस पिक्चर में। दिस इज परहैप्स द बेस्ट दैट आई हैव सीन ऑफ राजकुमार राव। हमने वैसे तो इससे पहले कई विजुअली चैलेंज कैरेक्टर्स देखे हैं बॉलीवुड में, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा नुआंस परफॉर्मेंस राजकुमार राव साहब की ही देखी। इस फिल्म के बाद तो मुझे लगता है बॉलीवुड में भी गाना बन ही जाना चाहिए कि पूरे बॉलीवुड में रुक्का बाजे राव साहब का। अगर भैया नेशनल अवार्ड जो है सच में परफॉर्मेंस के नाम पर दिए जाते हैं तो मेरे हिसाब से राजकुमार राव एक प्रबल दावेदार हैं इस साल नेशनल अवार्ड पाने के। वो आदमी अंधा है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक आम इंसान है, आम इंसान की तरह हरकतें करता है, आम इंसान की जैसे ही महत्वाकांक्षा है, आम इंसान के जैसा बिहेव भी करता है। और वो जो डाइकोटोमी है दोनों के बीच में वो राजकुमार राव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाली है। साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने मेहनत करी है, रिसर्च करी है इस पिक्चर के अंदर, इस कैरेक्टर के अंदर अपना जी जान लगा दिया है। वरना आजकल तो एक्टर्स आप लोग को मालूम ही ऐसे भी हैं कि नकली मूछें लगाई, लिपसिंग करानी, इंग्लिश 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 बोल के चले गए, 40 दिन में पिक्चर खत्म कर दी, बाप हटाओ टैक्स भर देंगे बाकी का। इसके अलावा फिल्म में अलाया एफ और शरद केलकर भी हैं। अलाया एफ का तो छोटा सा ही कैरेक्टर है, उन्होंने ठीक ठाक करा है। और शरद केलकर ने कब खराब परफॉर्मेंस करी जो यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि मैं चाहता हूँ शरद केलकर को हम लोग और भी रोल्स में देखें, लेकिन यहाँ पर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया काम उन्होंने भी करके दिया, सटीक। पॉइंट नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। फिल्म को डायरेक्ट करा है तुषार हीरानंदानी साहब ने। और पहली बात तो ये भाई साहब सुनने में कितना फैंसी लगता है हीरानंदानी, तुषार हीरानंदानी, हीरानंदानी एंड सन्स के इकलौते वारिस। ऐसा लग रहा है नाम सुन के भैया कुछ नहीं तो कुछ नहीं 200-300 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड तो खरीदे ही होंगे इन्होंने। नाम देखो तुषार हीरानंदानी है डायरेक्टर, नाम है प्रोड्यूसरों वाले। लेकिन जोक्स अपार्ट बहुत ही अच्छा काम तुषार हीरानंदानी ने करा है। इससे पहले हमने उनका काम स्कैम में भी देखा था, सोनी लिव वाली सीरीज में, और वहाँ पर भी जो कैरेक्टर्स के पीछे की कल्चरल नुआंसेस हैं वो बहुत अच्छे निकल कर आए थे और यहाँ पर भी वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। क्योंकि फैमिली आंध्रा से, श्रीकांत के अंदर एक तेलुगु एक्सेंट भी आता है कभी कभी, श्रीकांत की फैमिली आपस में तेलुगु में भी बात करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस पिक्चर की लगी वो ये थी कि पिक्चर एक सॉफ्ट स्टोरी नहीं है। डायरेक्टर इन कैरेक्टर्स को अबला मजबूर नहीं बनाता है, बेचारगी की नज़र से नहीं देखता है, कहीं भी फिल्म प्रीची नहीं हो जाती, कहीं भी फिल्म में सैड सॉन्ग धीरे रा नहीं बजने लगता है। फिल्म बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट चलती है और आपको बहुत ज़्यादा अपने साथ खींच लेती है। एंड इम्पॉर्टेंटली फिल्म आपको एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क करना सिखाती है। फिल्म कहीं पर भी सॉफ्ट स्टोरी पे नहीं बनती, जहां आपकी आंखों से आंसू टपकने ही वाला होता है वहीं एक कॉमिक रिलीफ आ जाता है, आपकी आंखों से आंसू गायब कर दिया जाता है। और वो पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा पिक्चर का। उन्होंने इन कैरेक्टर्स को इंसान की तरह ट्रीट करा है, अंधों की तरह नहीं। फिल्म कैरेक्टर्स को वाइट वॉश नहीं करती, ओवर ड्रामेटाइज नहीं करती, बहुत डीप नहीं जाती, बहुत सरफेस लेवल पे नहीं रहती। और ये जो बैलेंस मेंटेन करा है वो बहुत ही वैल्यूएबल है इस पिक्चर के लिए। जितनी ये पिक्चर जनता को पसंद आ रही है वो लार्जली राजकुमार राव की परफॉर्मेंस के बाद पिक्चर के डायरेक्शन की वजह से भी है। पॉइंट नंबर 4, द पेस ऑफ द फिल्म। हमेशा की तरह मैं बोलता पिक्चर स्लो थी, पिक्चर लंबी थी, मैं खुद बोर हो गया अपनी बात सुन के, लेकिन यहाँ पर पिक्चर की पेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि 2 घंटे 10 मिनट का टोटल रन टाइम था, लेकिन आप लोगों को फील ही नहीं होता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, फटाफट सीन्स आते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं। किसी भी एक जगह पर ओवर एम्फेसाइज नहीं करते, ओवर एलैबोरेट नहीं करते और एक अच्छी पेस मेंटेन करके पिक्चर चलती है। मैं नहीं चला इसलिए मेरी पीछे की लाइट बंद हो गई। पॉइंट नंबर 5, द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म। ये जितनी भी पिक्चर की मैंने तारीफ करी है ये सब फर्स्ट हाफ में ही हो जाती है। सेकेंड हाफ में पिक्चर पटरी से बिल्कुल डीरेल हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है पिक्चर, बहुत ऑफ ट्रैक जाने लगती है, आपको थोड़ा थोड़ा बोर करने लगती है। आप आपस में हंसी मजाक करने का टाइम मिल जाता है, आप थोड़ी सी हंसी मजाक तफरी करने लगते हो। हालांकि आई डू अंडरस्टैंड कि वो फिल्म में क्यों करा गया है, कैरेक्टर्स के ह्यूमन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए करा है, लेकिन ओवरऑल सेकंड हाफ काफ़ी स्लो हो जाता है जो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और ये बॉलीवुड की काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है, इंटरवल से पहले की फिल्म कुछ और होती है, इंटरवल के बाद की फिल्म कुछ और होती है। दोनों के अंदर जो तालमेल की कमी थी वो थोड़ा सा मुझे एक माइनस पॉइंट लगा। उसके अलावा फिल्म मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ इस फिल्म को 4 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आप लोग इस साल
इस समय कोई एक बढ़िया पिक्चर फैमिली के साथ देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग ये पिक्चर देखिए। राजकुमार राव के काम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा काम अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जब बाद में मैं कोई और वीडियो लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके। भाई 1 बज रहा है, नींद बहुत आ रही मुझे। गुड नाइट। फतोपति बतोबती।